हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 8 के साइंस चैप्टर। साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बच्चों बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरे से पढ़ रहे हो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तुम लोग आ चुके मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखते होगे आप, इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि किस तरीके से गांव के किसान लोग किस तरीके से फसलों को उगाते हैं, किस तरीके से फसलों को पूरा एकदम मैच्योर करते हैं और उसको बड़ा करके उसको एक अच्छा फसल में तैयार करते हैं। और वही फसल जो तुम खाते हो, जो तुम यूज़ करते हो, ठीक, फसल कैसे उगाया जाता है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। हमारे भारत का 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि रोज़ खाना खा रहे हो, रोज़ मैनेजमेंट चाहिए, रोज़ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसलिए आप लोग की चीज़ पढ़ाई जा रही है कि आप लोग भी चीज़ों को समझें और सीखने का प्रयास करें। सबसे पहली बात आ जाती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये क्या होता है। इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ लिख रखा है क्रॉप। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो मतलब क्रॉप को हिंदी में कहते हैं फसल, ठीक है। तो जब कोई पौधा, जब कोई सीड या जब कोई फसल ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही तरीके का एक फसल बहुत बड़े स्केल में, मतलब बहुत बड़े एरिया में जब उगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वीट उगा रहे हो, ठीक है, गेहूं का पेड़ उगा रहे हो, गेहूं का फसल उगा रहे हो, तो देखते नहीं कितने बड़े एरिया में गांव के लोग उगाते हैं। इतनी ही तो एक गमले में उगा दिया, ऐसा नहीं ना। इसको कहते हैं ऐसे क्रॉप्स। अच्छा, इस क्रॉप्स को टू भाग में डिवाइड किया गया है, टू पैटर्न्स में या टू मेन क्लासिफिकेशन किया गया। पहला तो है खारिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खारिफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो कि बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं हम खारिफ क्रॉप। जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। पैडी जानते हो, पैडी होता है मतलब धान, मतलब जो चावल आप खाते हो वो पैडी से निकलता है, ठीक है। सोयाबीन, ये सब चीज़ें जो होती हैं रेनी सीजन में उगाया जाता है, इसलिए इसको खारिफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। एक साल में 2 बार फसल उगाई जाती है, 6-6 महीने में, ठीक है, इसलिए। और अगले 6 महीने में जिसे राबी क्रॉप्स कहते हैं, ये जो क्रॉप्स होता है ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, वीट, गेहूँ, ग्राम चने, ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हो। इसके आप डेफिनेशन याद कर लो और 2-2 एग्जाम्पल्स याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द खारिफ एंड राबी क्रॉप एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। अब आप बेसिक नॉलेज सीख चुके हो कि क्रॉप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ना। अब हम आते हैं किस तरीके से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन होता है आपका क्रॉप का। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि यहाँ देखो लिखे हुए हैं। ये रहा आपका एग्रीकल्चर करने के या फिर क्रॉप उगाने की, ये हैं 7 स्टेप्स और बहुत ईजी स्टेप्स हैं और जो कि मैं बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब जो आप क्रॉप उगाओगे वो मिट्टी में उगाओगे, जमीन में उगाओगे, तो उसके लिए आपको उस तरीके का मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। अब देखते हैं कैसे। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, अच्छी मिट्टी। एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो इनटू द सॉइल। मतलब जो मिट्टी होती है वो जब एक फसल तैयार होने के बाद जब दूसरी फसल करने की बारी आती है तो उससे पहले मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं होता है ना। गाँव अगर तुम लोग गए होगे तो देखा होगा आप लोगों ने। तो इस वजह से जो मिट्टी में, अगर उसी मिट्टी में हम अगर बीज क्रॉप डाल देंगे तो वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी जड़ें जो हैं मिट्टी सॉलिड मिट्टी को तोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको लूज करना पड़ता है। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मिट्टी को खोद के उसको लूज करना पड़ता है कि वो थोड़ी सी मुलायम हो जाए, नाजुक हो जाए, जिससे कि अच्छे से क्रॉप उसके अंदर जा सके, सीड्स अच्छे से जा सके। सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप कैन यूज दिस प्लांट। तो जिससे कि अगर लूज हो जाएगा तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो ग्राउंड सरफेस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रेजेंट है, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दे सकेंगे अपने हमारे क्रॉप्स को। अभी समझते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो अभी रुक जाओ, वेट करो, बताता हूँ अभी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मतलब ये प्लोइंग क्या होता है। अच्छा देखो, प्लोइंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम मिट्टी को थोड़ा लूज करने की कोशिश करते हैं। हम जिसमें मिट्टी को लूज और एक अच्छा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड अ प्लो। प्लो मतलब होता है हल। तो दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये तो आपका क्रॉप्स हैं और प्लोइंग ये देखो। ये गांव में आप लोग देखे होंगे कि ये देखो सूखी मिट्टी, इधर देखो सारी सूखी मिट्टी, ठीक है। इधर सारी सूखी मिट्टी को हटाने के लिए ये देखो, ये जो आपने इस किसान ने ले रखा है ये है हल, और इस हल की मदद से ये पूरा मिट्टी को लूज कर रहा है। देखो ये सारी लूज मिट्टी है, ये थोड़ी हार्ड मिट्टी है, ठीक है।
उसी प्रोसेस को प्लो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये है अब कैसे करोगे आप मिट्टी को लूज़, तो उसके लिए कुछ डिवाइस चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, तो उसको कहते हैं प्लो, हो, कल्टीवेटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना। प्लो इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता है, आप लोग परेशान ज़्यादा नहीं होने का, ठीक है। ये है आपका प्लो, जो मैंने आपकी फिगर में भी दिखा दिया। ये दो बैलों के बीच में अटैच करके, ये लकड़ी का एक लकड़ी, और इधर होता है लोहे का शाफ्ट, इसे कहते हैं प्लोशेयर, इसे कहते हैं प्लो शाफ्ट, ये होता है बीम, और ये पूरा मिट्टी को खोदता चला जाता है, जिससे मिट्टी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ठीक है। ये सारा लिख रखा है आपके पास ना। हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। ये भी एकदम सेम टूल है, ठीक है, जो कि वही यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज़ करने के लिए और अच्छे से क्रॉप का जो सॉइल है वो प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद कल्टीवेटर, अब ये जो अभी मैंने बताया, ये प्लो या हो, ये सब सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुराने ज़माने के मेथड्स हैं, जिसे बैल बकरी से किए जाते थे। बट कल्टीवेटर इज़ अ ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है, जो कि एक मॉडर्न मेथड है। ट्रैक्टर से उस लोहे को अटैच कर दिया जाता है और पूरी मिट्टी को उसको अच्छे से लूज कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपकी मिट्टी अच्छे से तैयार हो चुकी है। देन सेकेंड स्टेप इज सोविंग। सोविंग मतलब होता है बुआई, ठीक है। बिफोर सोविंग, sowing is the important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. देखो मिट्टी लूज हो चुकी है, अब आपको उसमें सीड्स डालने हैं, उस सीड डालने के प्रोसेस को हम सोविंग कहते हैं। क्लियर? ओके। अब सीड भी तो वही डालोगे जो अच्छा होगा, जो आपको प्रोडक्शन देगा, ये नहीं कि खराब सीड तो नहीं डाल सकते। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सोविंग करने से पहले जो किसान होते हैं वो गुड क्वालिटी और क्लीन और हेल्दी सीड्स को अलग करते हैं। किस तरीके से? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, डैमेज सीड बिकम होलो एंड दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। मतलब कि जो खराब और होलो, जो डैमेज सीड होते हैं, जो खराब होते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं, उसके अंदर कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुआ होता है, इस वजह से वो हल्के होते हैं। तो क्या करते हैं किसान, एक बाल्टी में पानी लेते हैं और उसके अंदर सारा सीड डाल देते हैं, और जो बेकार और डैमेज सीड होता है वो ऊपर तैरते हुए ऊपर आ जाता है, और जो अच्छा सीड होता है वो ज़मीन में बैठ जाता है, और ऊपर वाले को हटा दिया जाता है, नीचे वाले को हम सोविंग कर देते हैं, ठीक है ना। सोविंग करते कैसे हैं? पुराना एक ट्रेडिशनल टूल था, जो कि एक फनल होता था, एक ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हो यहाँ फनल है, उससे सीधे पाइप जाती है ज़मीन के अंदर, और जो बैल है ये पूरा खोदते हुए चला जाता है, और साथ ही साथ उसके अंदर बीज भी डालता चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक सीड ड्रिल आ गया, इट इज़ अ मॉडर्न मेथड विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सोविंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपका सीड ड्रिल से टाइम सेव होने लग गया, लेबर का कॉस्ट बचने लग गया और सस्ता हो गया, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक नीचे टॉपिक देखो, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। मतलब आपको क्रॉप को एक प्रॉपर डिस्टेंस के गैप में लगाना चाहिए, मतलब एक मीटर की दूरी पे, दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, फिर चौथा मीटर। इससे क्या होगा, जब वो प्लांट बड़ा होगा तो उसको उसके आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं जमेगी, ठीक है, वो अच्छे से क्रॉप प्रोड्यूस हो सकेगा और अच्छे से उसको सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट खराब हो जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आपके बीज जो है जमीन में जा चुके हैं, उसको अब न्यूट्रिएंट देने की बारी है। सो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस हम उस प्लांट के या सॉइल में डालते हैं जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स को और बढ़ाया जा सके, उसको मतलब एक ताकत देते हैं, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो तो इसी तरीके से प्लांट्स के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं। बट ये दो अलग अलग चीज़ क्यों है, अभी बताता हूँ क्यों है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर ये आप न्यूट्रिएंट नहीं दोगे तो जल्दी जो आपका प्लांट है वो ग्रोथ नहीं देगा, और इसलिए मैन्योरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि देखो बार बार आप जब क्रॉप्स उगाते हो, हर साल उगाते हो 2 बार, अगली बार उगाओगे फिर 3 बार, तो जो क्रॉप पहले से उगे थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स सोख लिए होंगे। अब जो दूसरे उगाओगे आप क्रॉप्स, वो तो उनके लिए भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स बचा होना चाहिए, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जिससे कि जो अब लगाने वाले क्रॉप्स हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैन्योर क्या होता है, ठीक है। देखो इधर देखो, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू द पॉट डिकम्पोज। मतलब मैन्योर को हिंदी में कहते हैं खाद। खाद तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, इस टाइप का होता है खाद, ठीक है। ये होता है आपका खाद, ये देखो मैं आप गमले वगैरह में भी डालते होगे, तो ये होता है खाद। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि आप खेत में ही बना सकते हो। जो सड़े गले जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, या पत्ते होते हैं, या छिलके होते हैं, चाहे पत्ती होती है, उसको कुछ महीनों के लिए ज़मीन में छोड़ दोगे तो वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होता है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होता है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, फैक्ट्री में ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ये केमिकल बेस्ड सब्सटेंस है, ठीक है।
कुछ नाम्स मैं बता देता हूँ, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, ठीक है, एनपीके, ये सारे जो है फर्टिलाइजर्स के नेम हैं। अब यूज़ क्यों क्या होते हैं फर्टिलाइजर के? द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। देखो फर्टिलाइजर एक केमिकल है और तुम जानते हो कोई भी केमिकल इतना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बट फ़ायदा इसलिए है क्योंकि ये जो अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो तो आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो दुगना रेट पे बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप मिन्यो डालते हो किसी क्रॉप में तो मान लो 50 किलो आपको क्रॉप मिलेगा, ठीक है, गेहूँ मिलेगा, बट अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो के आसपास आपको क्रॉप देगा, गेहूँ देगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा फायदा होता है, तो लोग इसको ज़्यादा डालना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड सुन लो, उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन। एक तो आप देखो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप मिन्योर डाल सकते हो, दूसरा आप फर्टिलाइजर डाल सकते हो, तीसरा होता है क्रॉप रोटेशन। इसके अंदर क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि आप हर सीजन, हर 6 महीने पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाना चाहिए, जिससे कि जैसे कि आप एक बार दाल उगा लो, दाल के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो जिससे कि वो ज़मीन में नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगा। अब वो जो कटेगा तो अंदर तो सारा नाइट्रोजन है, उसके बाद आप वीट लगा दो तो वीट उस सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। ना डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, जो भी अभी मैंने उससे अच्छे से समझाया आपको, वही एक टेबल के फॉर्मेट में दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ के गए तो समझ लो 5 मार्क्स आप छोड़ के गए, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल पढ़ के जाना, समझ के जाना। देखो फर्टिलाइजर एक मैन मेड चीज़ होती है, केमिकल बेस्ड चीज़ होती है, मैन्योर एक नेचुरल चीज़ होती है। फर्टिलाइजर कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में। मैन्योर कहाँ होता है? फील्ड में। फील्ड मतलब खेत में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोड्यूस एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब इसको अगर आप डालोगे तो इसमें से कोई भी गंदगी या मतलब ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जो आपको दिखे, ठीक है, एकदम अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। और मैन्योर जो होता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये जो है थोड़ा सा गंदगी फैलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, और इसमें क्या है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है फर्टिलाइजर में, मैन्योर में उसके मुकाबले कम होता है। लेकिन मैन्योर के यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, और पूछे जाते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो देखो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। कोई ऑर्गेनिक चीज़ आप खाते हो, पीते हो और लगाते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है केमिकल बेस्ड सब्सटेंस से। तो इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर आप मैन्योर का यूज़ करते हो तो जो खेत है या जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा पानी को सोखने में सक्षम रहेगी, ठीक है, वो पानी को बहुत अच्छे से सोखेगी। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। अब आपका जो मिट्टी है वो भी अच्छे से गीली रहेगी, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, नाइट्रोजन अच्छे से जाएगा, क्योंकि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी को वो कैपेबल होगा। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, आपके सॉइल के टेक्सचर को भी वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। अब आपने उसको न्यूट्रिएंट्स दे दिया, अब आप उसको देना पड़ेगा आपको उसके बाद पानी। तो 4th स्टेप इज इरिगेशन। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। देखो हम भी जानते हैं, हमारी बॉडी भी जानती है, हमारे सब कुछ जानते हैं कि प्लांट के अंदर 90% वाटर प्रोड्यूस होता है, कंटेन्स होता है। तो वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर पानी नहीं दोगे तो उसके अंदर जो बीज के अंदर जो बच्चा है वो किस तरीके से बाहर निकलेगा? निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में कभी भी नहीं निकलता। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब आप समय समय पे जो पानी देने की सप्लाई है या पानी देने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर इंटरवल में पानी देते रहना चाहिए, जैसे कि 2 महीने में दे दिया, 4 महीने में दे दिया, ये सब चीज़ें। अब पानी देने के सोर्सेज क्या हैं, इरिगेशन करने के सोर्सेज क्या हैं? देखो पुराने ज़माने में वेल्स होते थे, अभी भी करते हैं लोग, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हो। देखो अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मोट नाम का होता था। इसमें क्या करते थे पुराने ज़माने के लोग, एक कुएं से पानी निकाल के एक छोटा सा नाली या नाला बना दिया जाता था, जिससे कि वो सीधे खेत में ही पानी डालता था, ठीक है। उसके बाद इस साइड देख सकते हो चेन पंप, इसमें एक छोटा सा व्हील लगा देते थे, जिससे कि पानी बार बार उसमें खेतों में यहाँ से जाता था। फिर ढेगली है, फिर ऐसे ही करके आपके राहत है। ये सारे आपके ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं पानी को पहुँचाने के लिए ना। उसके बाद आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मतलब अब आपके पास वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ है कि इसमें अंदर मॉडर्न मेथड्स में मतलब कुछ एडवांसमेंट आ गया, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, उसका यूज़ करते हुए कैसे इरिगेशन होता है। पहला आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम भी सिंपल सा है, एक कुआं है, उसके ऊपर एक छोटा सा मोटर लगा दिया गया है और यहाँ से पाइप कनेक्ट कर दी गई है। मोटर ऑन करते ही सारा पानी इस पाइप से बाहर निकल के यहाँ सारे इस छोटे छोटे पाइप्स में जाएंगे और इसके एंड पे एक नोजल लगा दिया गया है और नोजल से एक फुहारे की तरह, फाउंटेन की तरह पानी निकलेगा और सारे प्लांट को जो है पानी दे इस तरीके से प्लांट लगा देगा। लेकिन यहाँ पे फुहारा यूज़ किया जाता है, ठीक है।
स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन काफ़ी एंड प्लांटेशन। तो इसमें होता क्या है कि आपके इस एंड पे एक नोजल लगा देते हैं जिससे कि वो पानी पूरा अच्छे से इसको फैला देता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, सेम चीज़ है भाई। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसे ही सेम मोटर है, यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ये ऐसे पाइप लगा देते हैं जिससे कि ये प्लांट के एक एक जड़ों तक ये पानी पहुँचता है और हर एक प्लांट के पास में लगा देते हैं जिससे कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर दी रूट्स को तक पहुँचाता है पानी, ठीक है। ड्रिप मतलब ही बूंद होता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो ये पूरा एकदम पाइप लगा दिया गया है यहाँ से, और यहाँ पे आपका प्लांट के ऊपर, प्लांट के पास में, प्लांट के जड़ों में एक एक बूंद पानी डाला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब क्या है देखते हैं दोस्तों। पूछो पहली वन, देखो आप जब क्रॉप उगाओगे, आपने पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा, आप इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट कॉल्ड वीड्स। आपके फील्ड में कुछ ऐसी चीज़ें भी उग जाती हैं जो आपको अनडिजायरेबल होती है। अनडिजायरेबल मतलब आपको जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो भी उग जाती है क्रॉप्स के बीच में, तो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स। वीड्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए पर फिर भी वो गलती से उग जाते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं की खेती की लेकिन उसके बीच में घास उग गई, उसके बीच में छोटे मोटे प्लांट्स उग गए, तो वो चीज़ें आपके लिए वीड्स का काम करेंगी। उसमें दिक्कत, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड द वीडिंग, ठीक है। और आपको उसको हटाओगे, जब उसके वीड्स को रिमूव करोगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब वीडिंग इसलिए करना जरूरी है बिकॉज दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। क्योंकि देखो अगर आप वीड्स रहेगा तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर है वो भी लेगा, और उसको देना कोई फालतू का काम है, ठीक है। तो उसको देना नहीं चाहिए, वो कंपटीशन करने लगेगा, इसलिए हमें वीड्स को हटा देना चाहिए। अब देखो वीड्स हटाने के कई सारे प्रोसेस हैं, दो तरीके के प्रोसेस हैं। पहला तो द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब बाय uprooting and cutting them to close to the ground from time to time, this is done with the खुरपी। तो गांव के लोग जानते होंगे, खुरपी एक टूल होता था, ठीक है। देखो इस टाइप का खुरपी एक टूल होता था, ठीक है। खुरपी एक टूल होता था और इसकी हेल्प से जो किसान होते थे ऐसे काटते थे पूरे खेत के बीच में, पूरा खेत में अच्छे से काटा जाता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट था, इसलिए फिर क्या हुआ, एक केमिकल आ गया, ठीक है, जो कि केमिकल्स भी वही सेम चीज़ कंट्रोल करता है, जिसको कहता था वीडीसाइड्स। उन केमिकल्स को जो वीड्स हटाते थे, वीडिंग करते थे, उनको हम वीडीसाइड्स कहते थे, जैसे कि 2,4-D। उसको करने का प्रोसेस क्या होता था, इस तरीके से जो किसान होता था अपने पीठ में अपनी दवाइयाँ डाल देता था केमिकल्स को, और फिर वो पूरे क्रॉप में, पूरे प्लांट को ऐसे छिड़क देते थे। हम हार्वेस्टिंग पे, हार्वेस्टिंग क्या है, आपकी जो है क्रॉप जो है पूरा अच्छे तरीके से उग चुका है, आपने सब कुछ प्रोसेस कर लिया है। सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड इट हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आप जो है क्रॉप्स को अच्छे से कट करते हो, जब वो मैच्योर हो जाता है, अच्छे से जब बड़ा हो जाता है, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से आप उसको कट करते हो, ज़मीन से काटते हो। और कोई भी क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन दी क्रॉप। देखो आपके काटने के तरीके जो गाँव में या जो कंट्री में होते थे पहले ज़माने में, पहले सिक्कल से, इस तरीके के सिक्कल से या खुरपी से लोग इसको काटते थे पूरा एक एक करके। लेकिन बाद में मशीन आ गई, जैसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, तो ये जल्दी से एकदम पूरे हार्वेस्टर जो मशीन होती है उसको काट के अलग कर देती है खेत से। अच्छा, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी थ्रेसिंग। देखो जो आप फसल काटते हो, पूरा फसल एक फसल होता है, ठीक है, पूरा एक प्लांट होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे सीड चाहिए, गेहूं की सीड चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से ही आटा निकलेगा। तो जो वो पूरा एक सीड को और उसके पूरे प्लांट को अलग करने के प्रोसेस को ही थ्रेसिंग कहते हैं। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट पूरे प्लांट होता है, ठीक है, वही शाफ्ट पूरा उसका पूरे बॉडी होता है। और ग्रेन सीड क्या होता है, उसके अनाज के दाने, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो वो चीज़ पूरे धान से पूरे अलग करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो उसके लिए कंबाइन नाम का एक मशीन आ गया बाद में, जो कि हार्वेस्टर भी होता था और साथ ही साथ थ्रेसर भी होता था, वो दोनों काम एक टाइम पे कर लेता था, ठीक है। इस तरीके से वो काटते हुए चलता था और बाद में उसको गेहूं को अलग भी कर देता था, तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी काम हो गया। पुराने ज़माने में लोग फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय द विनोइंग प्रोसेस। और पुराने ज़माने के लोग इसको विनोइंग प्रोसेस के भी तरीके से करते थे, जैसे कि आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कंबाइन का प्रोसेस पैसा, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से लोग पटक के उसको साफ करते थे, फटकते थे। अभी भी लोग देखते होंगे गेहूँ वगैरह मम्मी या दादी लोग फटकती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विनोइंग प्रोसेस। हवाओं की मदद से जब इसको अलग किया जाता है, किसको, ग्रेन सीड्स को, अनाज को, और शाफ को। शाफ क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट की। अब आपका पूरा गेहूं अच्छे से तैयार हो चुका है, आपके पास आ चुका है ना, उसको अब आपको स्टोर करना है, ठीक है, क्योंकि आप
If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. मतलब अब आपके पास जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन है हार्वेस्ट करके जो आपने काटे हैं, अब आपको अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा उस क्रॉप को उगाने के लिए। तो एक साल तक आप जो खाओगे, आप जो बेचोगे, आप जो रखोगे, उसको स्टोर करना पड़ेगा जिससे कि वो खराब ना हो। किससे? मॉइस्चर से ना खराब हो, कोई इंसेक्ट ना आए, कोई रैट ना छुए या माइक्रोऑर्गेनिज्म ना छुए, इसलिए आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो आपको कोई भी क्रॉप को, कोई भी आपका ग्रेन सीड्स को स्टोर करने से पहले आपको उसको प्रॉपर्ली सुखाना चाहिए जिससे कि उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना बचे। ठीक है, जब मॉइस्चर होता है तो जल्दी चीज़ें सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं और उसमें फंजाई बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करने लगते हैं। ठीक है, नाउ स्टोर करने के सिर्फ 2 तरीके बताए गए हैं आपके इसमें। तो पहला है सिलोज। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज। सिलोज क्या होते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। सिलोज इस तरीके के बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। इसके अंदर लोग जो हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट होती है जो इस फसलों को इकट्ठा करके रखती है, वो इस सिलोज में, इस बड़े कंटेनर के, लोहे के कंटेनर में स्टोर करती है सारे फसलों को। ठीक है, और फिर समय समय पे ये रिलीज करते रहती है पूरे मार्केट में। दूसरा एक तरीका है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज मतलब होता है ग्रैनी बैग्स। देखो ये रहा गनी बैग्स इन ग्रैनरीज। जैसे आप लोग राशन लेने जाते होंगे तो वहाँ पे राशन की दुकान पे बहुत सारे गनी बैग्स वैसे ग्रैनरीज में रखे रहते हैं, तो उसी को हम ग्रैनरीज कहते हैं। ठीक है, अब पुराने ज़माने के लोग छोटे अमाउंट में चीज़ों को स्टोर करके रखते थे, तो वो ड्राइड नीम स्लीव्स का यूज़ करते थे अपने घरों में। छोटे छोटे कंटेनर्स में, बड़े बड़े जो भी डिब्बे होते थे उसके अंदर सूखी नीम की पत्ती रख देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो एंटीसेप्टिक और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या चूहे या इंसेक्ट्स उसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उसमें से खुशबू आने लगती है नीम के पत्तों की। इसलिए उसी चीज़ से दूर रहते हैं और हमारा जो है क्रॉप है या जो हमारा सीड है वो सेफ रहता है ना। कुछ लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते थे, उसमें अंदर थोड़ा कुछ गोली वगैरह डाल देते हैं जिससे कि उसके अंदर चूहे वगैरह कुछ जानवर वगैरह नहीं लगते थे। ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते थे। लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब हमने अभी तक बात की फूड फ्रॉम प्लांट्स, है ना। अभी तक पूरा प्लांट की कैसे हम फूड्स बनाते हैं, क्रॉप कैसे बनाते हैं, क्रॉप होता क्या है, सब कुछ पढ़ लिए। तो हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। सब जानते हो कि कुछ लोग नॉनवेज होते हैं तो अलग अलग तरीके से उसको कंज्यूम करते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जस्ट लाइक एग, जस्ट लाइक चिकन, जस्ट लाइक फिश, जस्ट लाइक मिल्क ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ सीड, सोविंग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे आप पूरा एकदम प्रोसेस होता है क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, उसी तरीके से एनिमल के खाने को भी प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा प्रोसेस और बहुत अच्छा एक प्रोसेस होता है। एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो जो एनिमल्स बहुत बड़े इलाके में उसको पाला जाता है, उसको प्रॉपर फूड दिया जाता है, उसको प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है, उसको प्रॉपर केयर दिया जाता है, उसको अच्छे से उसका देखभाल किया जाता है, देन जाके वो एक अच्छा फूड हमें देने को तैयार होती है। ठीक है, व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और इसी प्रोसेस को मतलब एनिमल्स को पालना, एनिमल्स की केयर करना, एनिमल्स को शेल्टर देना, इसी को हम अगर बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं एज अ बिजनेस लेके, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेना, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। मैंने बताया था कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, तो खारिफ क्रॉप के और राबी क्रॉप के एग्जांपल्स को याद कर लेना, दे देना। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इसके अंदर पूरा वही जो आपके पास टेबल है, उस टेबल का यूज़ करके आप इसका आंसर कर सकते हो कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। ठीक है, इससे आप बहुत ईजिली कर लोगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो इसको तो करके ही जाना आप पेपर में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी ना। इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट था एक राबी क्रॉप के अंदर, अगर आपको याद हो, नहीं भी याद है तो पन्ना पलटो देखो। वीट जो था एक राबी क्रॉप था, लेकिन हम उसको अगर खारिफ सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा, सोच के बताना और कमेंट सेक्शन में भी बताना। ठीक है, एंड देन एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। इसको भी ध्यान से पढ़ना, उसको समझना और करने की कोशिश खुद से करना। ठीक है, वीड्स क्या होता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर अभी भी कुछ अगर डाउट बचा हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बच्चों कर देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं अपना कुछ नंबर भी दे दूँगा जिससे कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सको। तो मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहो, मजे लो।